एक दिन पता चला कि कुसुम आंटी प्रेग्नेंट है। उनकी प्रेगनेंसी के पीरियड के दौरान कृष्णा राव ने उनका बहुत ख्याल रखा। उनके हर एक बात में वह एक पैर पर खड़े रहते थे। कुसुम आंटी अगर कभी झूठ नाराजगी दिखाई तो कृष्ण राव उन्हें मनाने के लिए कुछ भी कर जाते थे, जिससे कुसुम आंटी के दिल में कृष्ण राव के लिए प्यार बढ़ता गया। फिर वह वक्त आया जब उनकी डिलीवरी के टाइम पर उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से कुसुम आंटी अपने बेटे को देख भी नहीं पाई और उनका बेटा हॉस्पिटल से गायब हो गया। कृष्ण राव ने पूरे हॉस्पिटल को छान मारा, हर तरफ नाकाबंदी कर दिया, लेकिन उन्हें बच्चा कहीं नहीं मिला, जिससे दोनों टूट गए थे और दोनों एक दूसरे को संभाल रहे थे, लेकिन दोनों के दिल में ही अपने बच्चे को खोने का दर्द था। फिर एक वक्त आया जब उन्हें पता चला कि कुसुम आंटी फिर से प्रेग्नेंट है और इस दौरान कृष्णा राव ने उनका दुगनी तरह से ख्याल रखा और जब डिलीवरी का वक्त आया तो कुसुम आंटी ने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया, क्योंकि उनके दिल में एक डर बैठ गया था कि शायद इस बार भी उनके बच्चे को उनसे छीन लिया जाए। उनकी इस डर को देखते हुए कृष्ण राव ने पूरा हॉस्पिटल ही अपने घर पर बुला लिया। इस प्रेगनेंसी में उनकी जान जाती जाती बची थी, लेकिन उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और वह बेटी थी कसक। उन्होंने बड़े प्यार से अपनी बच्ची का नाम कसक रखा था, क्योंकि कुसुम आंटी और कृष्णा राव दोनों के नाम में का और एस का मिक्सर था। इसीलिए दोनों ने अपने नाम से अपनी बेटी का अपने प्यार की अंश का नाम रखा और फिर से उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई। कृष्ण राव दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के जज पैनल के 3rd जज बने और उनकी खुशियां पर से 4 चांद लग गईं। लेकिन कहते हैं ना, खुशियां ज्यादा दिन टिकती नहीं है। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। कृष्ण राव का ट्रांसफर मुंबई हाई कोर्ट के लिए हो गया और यही से बदली उनकी जिंदगी। कृष्ण राव अपने परिवार, अपनी बीवी बच्ची और माँ बाप को लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। वो अपना काम पूरे ईमानदारी से करने लगे। तभी एक दिन उन्होंने रास्ते में एक गुंडा जिसका नाम अद्यपति था, उसे और उसके गैंग को 14 साल की बच्ची का गैंगरेप करते हुए देखा तो उन्होंने उस बच्ची को बचाने के लिए आसपास जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और आखिर में उन्होंने उस बच्ची को बचा तो लिया, लेकिन उस बच्ची की कंडीशन बहुत खराब हो गई, क्योंकि 8-10 लोगों ने बार बार उस बच्ची का रेप किया था। आखिर में उस बच्ची की अस्पताल में मौत हो गई और यह केस भी आया कृष्ण राव के हाथ में और वह ठहरे सत्यवादी इंसान। उन्होंने मुजरिम अध्यापति को 14 साल का सजा सुना दिया। इसके बाद वह अपने परिवार के साथ खुश रहने लगे, लेकिन एक दिन अध्यापति और उसके कई साथी जेल तोड़कर भाग गए और उन्होंने सबसे पहले कृष्ण राव के घर में घुसकर उन्हें मारने की कोशिश की। तभी कृष्णा अपने माँ और बाप को तो नहीं बचा सके, लेकिन उन्होंने कैसे भी करके कुसुम आंटी और कसक को बचा लिया और उन्होंने कुसुम आंटी को कसम दिया कि वह कसक को लेकर कहीं दूर चली जाए, कसक को जिंदा बचाए, क्योंकि वह उनकी प्यार की निशानी थी। और इस वक्त जब कुसुम आंटी कसक को लेकर भाग रही थी, तब वह आपसे टकराई और आप उन्हें लेकर अपने साथ चले गए। अभय के इस खुलासे से सभी अभय की शक्ल देख रहे थे। कसक की माँ बाप की कहानी कोई नहीं जानता था, लेकिन अब भी जिस तरह से अभय ने उनकी कहानी बताया था, ऐसा लग रहा था जैसे कि अभय ने अपने आंखों देखा हाल बताया है। विजय जी स्तब्ध अपनी जगह पर बैठे हुए थे कि आखिर उनकी पहली मोहब्बत ने कुसुम ने कितना कुछ सहा था और वैसा ही कसक के साथ था। उसने भी अब तक जितना कुछ सह लिया था। तभी राघवेंद्र जी ने कहा, क्या कसक को अपने माँ बाप के बारे में कुछ पता है और कसक जिंदा है? क्या ये बात अध्यापति को पता चला है? नहीं, यह अभी तक पता नहीं चला है, क्योंकि अध्यापति ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला था। तभी विजय जी ने अभय, राजीव जी और वहाँ खड़े सभी लोगों के आगे अपने हाथ को जोड़ते हुए कहा, इस कमरे में जो आप सबने सच्चाई बताई है, जो मैंने बताया है, वह इस कमरे में ही रह जाए तो अच्छा है। मेरी बेटी के सामने यह सच कभी ना आए कि वह मेरी नहीं किसी और की बेटी है, और वैसे भी उसका सच दुनिया के सामने अगर आया तो उसकी मौत के प्यासे लोग फिर से जाग उठाएंगे और उसे मरने के लिए आतुर हो जाएंगे, और मैं अपनी बच्ची को नहीं खो सकता। विजय जी के कहने पर राघवेंद्र जी ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, विजय,
तुम बेफिक्र रहो। इस कमरे में हुई बात कभी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। इस कमरे से बाहर जाने के बाद सब इस बात को भूल जाएंगे कि कसक तुम्हारी बेटी है या नहीं। हमने कसक को तुम्हारी बेटी के रूप में अपनाया था और हमारे लिए कसक तुम्हारी बेटी ही रहेगी। राघवेंद्र जी के इतना कहने से अभय भी स्माइल कर रहा था। सभी राघवेंद्र जी ने कहा, ठीक है, सारी बातें हो गई हैं, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि हम सब यहाँ पर काफी देर से हैं। अगर कोई भी यहाँ हमसे कोई सवाल पूछता है कि हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे, खास करके कसक को। तो अब हमें बाहर चलना चाहिए। देखते हैं कसक ने अपने लिए क्या पसंद किया है। अभी तक अभय जो सीरियस था, उसे याद आया कि कसक तो अपने लिए लहंगा देख रही थी। अब अभय भी एक्साइटेड होने लगा कि कसक कौन सा ड्रेस पसंद करेगी अपने लिए और वह उसमें कैसी लगेगी। सभी कमरे के बाहर निकलने लगे। वहीं राघवेंद्र जी, राजीव जी और अजय जी कमरे से बाहर निकल जाकर सोफे पर बैठ गए। तभी उन्होंने देखा कि कसक सामने से वॉशरूम से मिरर वाला लहंगा पहनकर आ रही है, जिसमें वह बहुत प्यारी लग रही थी। वो लहंगे रेड फैब्रिक में मिरर और व्हाइट पर्ल की डिजाइनिंग कॉम्बिनेशन में बना। वह लहंगा बहुत खूबसूरत लग रहा था और कसक के पहनने के बाद तो उसकी वैल्यू भी बढ़ गई थी। कसक जो थोड़ी हेल्दी थी, उस पर वह लहंगा बहुत अच्छा लग रहा था। तभी कसक सोनिया के पास आई और उससे बोली, सोनिया दी, यह मुझे बहुत टाइट हो रहा है, देखो ना यहाँ पर लग रहा है। सोनिया ने देखा तो जो स्लीव कसक के हाथ पर थी वह उसके हाथ पर घप गई थी पूरी तरह से, और अगर ऐसा रहा तो उस पर ब्लड भी जम सकता है। तो सोनिया ने कसक से कहा, ठीक है, तुम जाकर इसे चेंज करो और उसके बाद तुम मुझे अपना साइज दे दो, मैं इसे ठीक कर दूंगी। तुम्हारे साइज का? सोनिया ने जैसे ही साइज कहा, वैसे ही कसक को कल रात की अभय के वर्ड्स और उसका नाप लेना याद आया। तब कसक ने सोनिया के हाथ को पकड़ा और उसके हाथ को अपने हिप पर रखते हुए कहा, इसका साइज 36 है। फिर उसके हाथ को अपने कमर पर रखते हुए कहा, इसका साइज 34 है। फिर कसक ने सोनिया के हाथ को अपने ब्रेस्ट पर रखते हुए कहा, हब्बी ने कहा था इसका साइज 32 है, लेकिन हब्बी को इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे ही सोनिया ने यह सुना, उसने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। उसे बहुत शर्म आ रही थी और वही बाकी सब जो वहां आकर बैठे थे। कसक की हरकत और उसकी बातें सुनकर उनके चेहरे भी शर्म से लाल हो गए। राघवेंद्र जी और राजीव जी तुरंत अपनी जगह से उठाते हुए बोले, विजय, हमें लगता है हमें गार्डन में चलकर बात करना चाहिए, चलो। विजय जी भी राघवेंद्र जी और राजीव जी के साथ बाहर जा ही रहे थे कि कसक ने उन्हें देखते हुए कहा, पापा, आपको एक बात बताऊं? कसक अपने लहंगा के संभालते हुए विजय जी के पास आई और उनसे अपने ब्रेस्ट को दिखाते हुए बोली, आपको पता है, कल रात को हब्बी ना बेड टच कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इसकी साइज को बढ़ाने के लिए हब्बी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कसक की बातें सुनकर अभय के सभी फ्रेंड अभय की तरफ देखकर हंस रहे थे और अभय शर्म से अपना चेहरा कहाँ छुपा ले ऐसा हो रहा था। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी, जिसका नाम है हिज लिटिल गर्ल। अभय के सभी फ्रेंड अभय की तरफ देखकर हंस रहे थे और अभय शर्म से अपना चेहरा कहाँ छुपा ले ऐसा हो रहा था और कसक के सामने खड़े विजय जी से कुछ बोला नहीं जा रहा था। विजय जी क्या ही कहते हैं, एक पति का अपनी पत्नी की जिस्म पर पूरा हक होता है और इस चीज को लेकर वह कसक को कुछ समझा भी नहीं सकते थे, क्योंकि एक लड़की को उसके बॉडी का और प्राइवेट पार्ट्स के बारे में जो भी नॉलेज देनी होती है वह एक माँ या एक औरत ही दे सकती है। एक पिता इन सब चीजों के बारे में कैसे अपनी बेटी से बात कर सकता था। फिर भी विजय जी ने कसक को बचपन में गुड टच और बेड टच के बारे में बताया था कि अगर कोई उसे अजीब तरह से छुए तो वह बेड टच होता है और अगर कोई उसे बस प्यार जताने के लिए छुए तो वह गुड टच होता है। और अभी कसक उनसे ही यह कह रही थी कि उसके हब्बी ने पिछले रात को उसे बेड टच किया और उसके उभारों को बढ़ाने में उसे और मेहनत करनी पड़ेगी। विजय जी ने पीछे मुड़कर अभय को देखा तो अभय शर्मिंदगी से अपना चेहरा नीचे झुकाए हुए था। वो क्या बोले कि उसने ऐसा क्यों किया? वह तो बेचारा अपनी वाइफ के साथ उस मोमेंट को याद कर रहा था जब उसने कसक को वह सब कहा था,
बेचारा अभय, उसे क्या पता था कि उसकी छोटी सी वाइफ लाउड स्पीकर बनकर उसके किए गए कारनामे पूरे घर में सबको बताती फिरेगी। अब अभय को इस बात का डर लग रहा था कि जैसे सुबह को कसक ने उसके फैमिली के सामने उसके बड़े इंजेक्शन के बारे में बोल दिया था, वैसे ही कहीं विजय जी के सामने ना बोल दे। तभी विजय जी ने कसक के सर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे काशू बेटा, देखो ये तुम्हारे हाथ में स्लीव घप जा रहे हैं, इसके निशान बन जाएंगे और खून भी जम जाएगा बच्चा जाकर, इसे चेंज कर लो काशू। विजय जी ने कसक को फुसलाने और उसे इस टॉपिक से भटकाने के लिए उसके लहंगे के स्लीव का उसके हाथ खपना को याद दिलाया कि स्लीव कितनी टाइट है। विजय जी ने उसकी ड्रेस को दिखाते हुए कहा था तो कसक को याद आया कि अभी तो सोनिया ने उससे कहा था कि उसे कपड़े चेंज करना चाहिए, नहीं तो उसकी स्लीव की वजह से उसके हाथ में कसाव और खून जम सकता है। कसक ने अपने लहंगे को छोड़ा और अपने सर पर मारते हुए कहा, अरे हाँ पापा, मैं तो भूल गई, अभी तो सोनिया दी ने मुझसे कहा था कि मैं जाकर ये ड्रेस चेंज कर लूं। आप जाना मत, आप यही रहना, मैं अभी जाकर चेंज करके आती हूँ। कसक विजय जी से कितना बोलकर पीछे मुड़कर जाने लगी। विजय जी ने गहरी सांस ली कि अब उन्हें कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा और वह वापस राजीव जी और राघवेंद्र जी के साथ बाहर की तरफ जाने के लिए बढ़ गए। लेकिन तभी कसक वापस से मुड़ी और बोली, पापा, आपको एक और बात बतानी है, सुनो तो। हाँ पापा, आपको पता है कल रात को हब्बी ने मेरा चुम्मा लिया था, तो मैंने भी उनका चुम्मा ले लिया। कसक के इतना कहते ही विजय जी तुरंत वहां से भाग जाना चाहते थे, लेकिन कसक किसी छोटे से बच्चे की तरह उनके पास आकर उन्हें सब कुछ बता रही थी। तभी कसक ने अपनी उंगली को छीन पर रखकर कुछ सोचते हुए उनसे बोली, और आपको पता है हब्बी के पास ना बड़ा वाला इंजेक्शन है। और हब्बी बोल रहे थे, मुझे वह इंजेक्शन लगाएंगे। पापा, आपको तो पता है मुझे कितना डर लगता है इंजेक्शन से, आप बोलोगे ना हब्बी को कि वह मुझे इंजेक्शन ना लगाए। ये सब कहते हुए कसक ने अब भी अपना चेहरा एकदम छोटा सा उतरा हुआ कर लिया था, जैसे कि अभी सच में उसे बड़ा वाला इंजेक्शन लगाया जा रहा है और उसे बहुत डर लग रहा है इंजेक्शन से। और उसके इस बात को सुनकर अभय के जितने दोस्त थे वह जोर जोर से हंसने लगे। तभी और मन ने अभय के पीठ पर मुक्का जड़ते हुए कहा, अबे कमीने, जब तुझे पता है कि तेरा मोबाइल हैंग कर रहा है तो उसमें सिम कार्ड डालने की क्या जरूरत है तुझे? देख लिया ना, तेरा कॉल डिस्कनेक्ट हो रहा है। और अरमान इतना बोलने के बाद जोर जोर से हंसने लगा और उसे देखकर बाकी सब भी हंसने लगे। उन सबके हंसने से अभय ने उन सबको घूर कर देखा तो सभी ने अपने मुंह पर उंगली रख ली और खुद को हंसने से रोकने लगे, लेकिन तुरंत ही वह सब वापस से जोर जोर से हंसने लगे। इतने में विजय जी, राघवेंद्र जी और राजीव जी तीनों ही जल्दी से विला से बाहर निकल चुके थे। वहीं सुनैना जी सोनिया और नीली को इशारे से बुलाकर अपने साथ किचन में लेकर चली गई थी। अब कसक उन सब में अकेली वहां लड़की थी जो एक मासूम छोटी बच्ची थी जिसे उनके बोलने का कुछ भी मतलब समझ नहीं आने वाला था, और वही आयुष कोने में खड़ा अपना पेट पड़कर हंस रहा था, जिसे देखकर अभय ने गुस्से से अपने पैर में पहने जूते को निकालकर आयुष को फेंक कर मारते हुए चीढ़ते हुए कहा, यह सब इस आयुष की वजह से हुआ है। इसे तो मैं माँ बहन की गाली तक नहीं दे सकता क्योंकि इसकी माँ मेरी माँ है, और अगर कोई बहन होती हमारी तो वह मेरी भी बहन होती। इस कमीने को मैं छोड़ूंगा नहीं। अभय ने जो जूता आयुष को फेंक कर मारा था वो आयुष को लगता उससे पहले ही आयुष ने अभय के जूते को कैच कर लिया था। अभी अभय कुछ और बोलता उससे पहले ही आयुष ने कहा, मैंने कौन सा गलत बोला था? मैंने तो बस इतना ही कहा था कि मुझे चाचू बना दो, लेकिन आप तो कंडोम देखकर ऐसे मुझे घूर रहे थे जैसे कंडोम के पैकेट को छूने से आपको पापा चढ़ेगा, जैसे कि आपको कंडोम यूज ही नहीं करना है। इसलिए मैंने अपनी नई नवेली प्यारी सी भाभी से कहा कि वो आपको कंडोम यूज ना करने दे, और जब तक आप उनके साथ कुछ कर ना ले तब तक वो आपको सोने भी ना दे। और मुझे क्या पता था कि मुझे जो भाभी मिली है उनका अभी मेन वायर ही कटा हुआ है, इसलिए अभी वो आपके प्राइवेट वायर से कनेक्ट नहीं कर पाएंगी। अगर मुझे उस वक्त समझ आ जाता तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहता ना। आयुष की ये सारी बातें सुनकर अभय ने अपना दूसरा जूता भी उतारकर उसे फेंक कर मारा, तो आयुष ने दूसरा जूता कैच किया और भागते हुए विला के बाहर चला गया। तभी अभय की हालात देखकर सब हंसने लगे,
तो अभय ने ऑर्मन को गुस्से से घूरते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरा मोबाइल हैंग कर रहा है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसमें सिम कार्ड नहीं डालता, और एक बार जब तक मैं सिम कार्ड नहीं डालूंगा तो मुझे नेटवर्क क्लियर आ रहा है या नहीं वो कैसे पता चलता। इसलिए मैंने सिम कार्ड डाला, लेकिन ये तो वायरस बनकर सबके मोबाइल को हैंग कर रहा है। अभय ने अफसोस में अपने सिर को नीचे झुका लिया। तभी उदय हंसते हुए बोला, तेरे सिम कार्ड डालने का साइड इफेक्ट ये हुआ कि तेरा फोन कॉल कहीं भी वायरस की तरह फैल रहा है। अभय ने ऑर्मन को देखकर गुस्से से कहा, अबे यार, उसे ठीक करने का कोई तो इलाज होगा, बताना तू डॉक्टर है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, नहीं तो मैं खुद कर लेता उसे। ठीक। अभय और सब ने सामने देखा तो कसक अपने कपड़े चेंज कर वापस आ रही थी और उसने हॉल में ही खेल रहे किट्टू को गोद में उठाया और विजय जी को ढूंढती हुई विला के बाहर जाने लगी। तभी ऑर्मन ने कहा, विजय, अंकल को बोलो कि उसकी सारी पुरानी रिपोर्ट्स मुझे सेंड करें, मैं उसे देखता हूं क्या कर सकते हैं, और जितनी जल्दी होगी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, क्योंकि अगर क्यूट बेबी इस तरह से रही ना तो वह तेरी इज्जत का फलूदा बना देगी। इतना कहकर ऑर्मन एक बार फिर से हंसने लगा। वहीं ऑर्मन के कसक को क्यूट बेबी बोलने पर अभय उसे घूर कर देखने लगा। तभी अमन बीच में बोला, यार ऑर्मन, यू आर राइट, बहुत क्यूट है, तो हम उसे भाभी तो नहीं बोलेंगे, मैं तो उसे क्यूट रैबिट बोलने वाला हूँ, बिल्कुल मेरी लिटिल प्रिंसेस की तरह। अमन की इतना बोलने पर अभय ने उससे कहा, वह तेरी बहन लगेगी मुझे, तुम कमीनों पर भरोसा नहीं है। सालों तुम लोग मुझसे मेरी बीवी को छीन लोगे तो बहन बोलोगे तुम सब उसे। तभी उदय ने कहा, अभय तू इतना भी हम पर शक मत कर यार, हम तेरे दोस्त हैं। तभी अभय ने कहा, और रियली उदय, तुमने काशवी को प्रपोज नहीं किया था? तभी उदय ने कहा, तो मैंने कोई गलत इंटेंशन से उसे प्रपोज नहीं किया था कि मैं उसे तुझसे छीन लूंगा। मुझे लगा वह लड़की कहीं गोल्ड डिगर तो नहीं है, इसलिए मैंने उसके सामने प्रपोजल रखा था ताकि पता चल सके कि वह रियल में तेरी वैल्यू करती है या फिर वह किसी के भी साथ सोने के लिए तैयार है। उदय के इतना कहने से वहां का माहौल थोड़ा गंभीर हो गया था। तभी नितिन ने कहा, वैसे आंटी ने हमें सिर्फ यह बताया कि काशवी ने तुझसे शादी करने से मना कर दिया था और उसके बाद ही क्यूट रैबिट की शादी तुझसे हुई। लेकिन काशवी ने तुझसे शादी करने के लिए मना क्यों किया था? नितिन के इस सवाल से सब अभय को देखने लगे। अभय अब थोड़ा सीरियस हो गया और उसने कहा, क्योंकि मैं अपाहिज हूँ। तब निखिल जोर जोर से हंसते हुए बोला, और रियली अभय, तू अपाहिज है? कब से और कब तक तू अपाहिज रहने वाला है? निखिल के इतना कहते ही वहाँ एक बार फिर से जोरों से हंसने की आवाज गूंजने लगी। तभी अभय ने निखिल के पेट में मुक्का जड़ते हुए कहा, चुप कर, अगर मॉम डैड और दादू ने सुन लिया ना तो वह लोग मुझे पूरे घर में भाग भाग कर मारेंगे। तुझे पता है कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, मेरी आर्मी में कितनी वैल्यू है, लेकिन घर पर मैं सिर्फ उनका बेटा और पोता हूँ, इसलिए वह लोग मुझ पर जो चाहे वह सितम कर सकते हैं। मुझे मम्मी मार सकती है, पीट सकती है, और अगर उन्हें पता चला कि यह मेरा अपाहिज होना सिर्फ एक प्लांट है और मैंने उन्हें इस बारे में नहीं बताया है, तो मम्मी डैड और दादू तीनों मिलकर मेरे पैर सही में तोड़ देंगे और मुझे जिंदगी भर के लिए इस व्हील चेयर पर बैठा देंगे। राज, जो अभय की बात खत्म होने पर कुछ सोच रहा था, उसने कहा, अच्छा, काशवी ने तेरे अपाहिज होने पर तुझसे शादी करने से मना कर दिया, लेकिन क्यूट रैबिट ने तुझसे शादी करने के लिए क्यों हाँ कहा? अब यहाँ एक तरह का अदालत लग चुका था जिसमें अभय के सभी फ्रेंड लॉयर थे और अभय उनका क्लाइंट, जिसे उनके सारे सवालों के जवाब देने पड़ रहे थे। अभय ने राज के सवाल को सुना तो उससे कहा, मुझे नहीं पता कि विजय अंकल ने कसक से क्या कहा मुझसे शादी करने के लिए, लेकिन जब वह मुझसे शादी करने के लिए तैयार हुई और हम मैरिज ब्यूरो पहुंचे शादी करने के लिए, तब उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे मना करने पर मुझसे कहा कि वह सारी जिंदगी मेरा हाथ पकड़ कर रहेगी, चाहे फिर मैं व्हील चेयर पर ही बैठा क्यों न रहूं। जब तक उसकी सांसें चल रही है तब तक वह मेरा हाथ पकड़ कर रहेगी, क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए उसके पापा ने कहा है। अमन ने अभय की बात खत्म होने पर कहा, अभय, क्यूट रैबिट अपने पापा से बहुत ज्यादा अटैच है, इसीलिए तुझे क्यूट रैबिट का फोकस अपने तरफ करना होगा। अगर तूने ऐसा कर लिया तो वह पूरी जिंदगी सच में तेरी रहेगी, नहीं तो तेरे और उसकी रोमांस के बीच में विलेन तेरा ससुर ही बनेगा। अमन ने अभी इतना कहा ही था कि तभी उसे अपनी तरफ एक जूता उड़ता हुआ आता हुआ नजर आया।
इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा। लेकिन उसके लिए आप सबको सुननी पड़ेगी मेरी ये कहानी, जिसका नाम है हिज लिटिल गर्ल। अभय ने राज के सवाल को सुना तो उससे कहा, मुझे नहीं पता कि विजय अंकल ने कसक से क्या कहा मुझसे शादी करने के लिए, लेकिन जब वह मुझसे शादी करने के लिए तैयार हुई और हम मैरिज ब्यूरो पहुंचे शादी करने के लिए, तब उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे मना करने पर मुझसे कहा कि वह सारी जिंदगी मेरा हाथ पकड़ कर रहेगी, चाहे फिर मैं व्हील चेयर पर ही बैठा क्यों ना रहूं। जब तक उसकी सांसें चल रही है तब तक वह मेरा हाथ पकड़ कर रहेगी, क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए उसके पापा ने कहा है। अमन ने अभय की बात खत्म होने पर कहा, अभय क्यूट रैबिट अपने पापा से बहुत ज्यादा अटैच है, इसलिए तुझे क्यूट रैबिट का फोकस अपने तरफ करना होगा। अगर तूने ऐसा कर लिया तो वह पूरी जिंदगी सच में तेरी रहेगी, नहीं तो तेरे और उसकी रोमांस के बीच में विलन तेरा ससुर ही बनेगा। अमन ने अभी इतना कहा ही था कि तभी उसे अपनी तरफ एक जूता उड़ता हुआ आता हुआ नजर आया। जूता। अमन को लगता उससे पहले ही अमन ने जूता कैच कर लिया, लेकिन जूते के साथ आयुष जो भागते हुए उसके तरफ आता हुआ नजर आया, अमन उसे कैच नहीं कर पाया। आयुष चिल्लाकर कह रहा था, अमन भाई, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं यहाँ चाचू बनने के सपने देख रहा हूँ और आप कह रहे हो कि मेरे भाई और भाभी के रोमांस के बीच में उनका ससुर विलन बनेगा। अमन आयुष को अपने तरफ भागकर आते हुए देख थोड़ा घबरा गया था, लेकिन बेचारा अमन आयुष को रोकने के लिए कुछ करता या सोचता, तब तक आयुष जो भाग कर आ रहा था, उसका फर्श पर पैर फिसलने के वजह से बैलेंस बिगड़ा और वो हड़बड़ाते हुए सीधा जाकर अमन के गोद में गिरा। अमन ने उसे बड़ी मुश्किल से फर्श पर गिरने से बचाया था। अमन आयुष को अपने गोद में देखकर गुस्से से उसे नीचे पटकते हुए बोला, तूने मुझे जूते फेंक के मारे और तू खुद भी आ रहा था मुझे करने के लिए, लेकिन भगवान कभी गलत होने नहीं देता। देख, तू खुद नीचे पड़ा है। अमन अब बेचारा आयुष का मुंह देख रहा था। आयुष अपने कमर को पकड़े हुए बोला, आह। अमन भाई, जब गोद में कैच कर ही लिया था तो नीचे पटकने की क्या जरूरत थी। आस, मेरी नाजुक सी कमर टूट गई। अब सब बेचारे अमन और आयुष को देख रहे थे और अभय जो व्हील चेयर पर सामने ही बैठा था। उसने आयुष जो नीचे पड़ा था उसके बाल अपनी मुट्ठी में कस के भींचते हुए उसे अपने आगे खड़ा करते हुए कहा, तूने क्या क्या सिखाया था कल कसक को। अब बेचारा आयुष आया था अपने भाई की शिकारी पिंजरे में। उसने अपनी कमर के दर्द को भूलकर अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोला, अरे भाई, बोल तो दिया कि मैंने क्या क्या बोला था भाभी को, फिर आप क्यों मेरे बालों को सत्यानाश कर रहे हो। देखो, मैंने बहुत मुश्किल से अपने बालों को बढ़ाया है। आपकी शादी के लिए फिर से इन्हें गांजा मत करो। तभी वहाँ पर सुनैना जी, सोनिया और नीली आ गए, क्योंकि आयुष के नीचे गिर के चिल्लाने की वजह से वह सभी किचन से निकलकर हॉल में आ गई थी। सुनैना जी ने जब आयुष को देखा कि अभय ने उसके बालों को कस के पकड़ रखा है अपने आगे करके, तो उन्होंने अभय से कहा, अभय, यह क्या हरकत है, छोड़ उसको, वह तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारा कोई मुजरिम नहीं जो तुम उसे इस तरह ट्रीट कर रहे हो, छोड़ो आयुष को। अब भी अभय कुछ कहता उससे पहले ही आयुष ने उसे धमकाते हुए कहा, भाई मेरे बाल छोड़ दो, अगर मेरे एक भी बाल टूटे ना तो देख लेना, आप ये व्हील चेयर पर सिर्फ दिखावे के लिए बैठे हो, यह मैं मम्मी के सामने पोल खोल दूंगा, फिर आपको पूरी जिंदगी सच में इस व्हील चेयर में बैठना पड़ जाएगा। फिर मुझसे मत कहना कि मैंने आपको पहले वार्न नहीं किया था, और मेरी प्यारी भाभी भी मेरी बेस्टू है, फिर मैं उनको क्या क्या सिखाऊंगा वो आप सोच भी नहीं सकते, इसीलिए फर्स्ट वार्निंग में मेरे बाल छोड़ दो। अभय आयुष की वैसी ही बाल पकड़े हुए सर को अपनी तरफ घुमाकर उसके चेहरे को देखा तो आयुष ने आई विंक किया, जैसे कह रहा हो कि छोड़ दो, अभी आपके पास टाइम है नहीं, तो फिर आपकी इज्जत की वाट जो लगेगी वह मुझसे मत कहना। आयुष की आंखों की लैंग्वेज को समझने के बाद अभय की त्योरियां चढ़ गई और उसने झटके से आयुष के बाल को छोड़ दिया, जिससे आयुष एक बार फिर से फर्श पर धड़ाम की आवाज के साथ गिरा और अपने कमर को पकड़ते हुए बोला, हे भगवान, ये सारे मेरे भाई हैं। नहीं, ये मेरे भाई नहीं है, मेरे दुश्मन हैं, मेरे कमर को तोड़ने के पीछे लगे हैं। फिर ऊपर उठते हुए अपने बालों को छू छू कर चारों तरफ से देख रहा था कि कहीं उसके कोई बोल तो नहीं टूट गए हैं। सुबह से इन सब लफड़ों में, कसक की पास्ट के बारे में, सब चीज में वक्त दोपहर का हो चुका था।
तभी सुनैना जी अभय और आयुष और बाकी सबको देखते हुए बोली, तुम सब हाथ मुंह धोकर आ जाओ, खाना लगा रही हूँ। और आयुष, जाओ बेटा बाहर, पापा, अंकल और दादू सबको बुला लाओ खाने के लिए। आयुष यस मॉम बोलकर 2 कदम आगे बढ़ा, लेकिन उससे सही से भी चला नहीं जा रहा था। वह अपनी कमर को पकड़कर थोड़ा झुककर चल रहा था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, अमन भाई और भाई, आपने मुझ बेचारे के साथ अच्छा नहीं किया। मेरे कमर में जब तक दर्द रहेगा मैं तब तक आप दोनों को कोसूंगा। और भाई, अब देखो आप, मैं मेरी बेस्टू को और क्या क्या सिखाता हूँ। तभी वहाँ कसक अपने किट्टू को लेकर भागते हुए आई और अभय के पास जाकर सबके सामने बोली, हब्बी ना, मुझे आपका बड़ा वाला इंजेक्शन देखना है, दिखाओ ना। कसक के मुंह से जैसे निकला कि वह अभय का बड़ा वाला इंजेक्शन देखना चाहती है। सभी हैरानी से उसे देखने लगे और उसके बाद फिर अभय की शक्ल देखने लगे। अभय की शक्ल की हवाइयां उड़ गई थीं, ये सोचकर कि अभी कसक उससे क्या देखने के लिए मांग रही है। क्या उसे पता है कि बड़ा वाला इंजेक्शन का मतलब क्या है, और क्या उसे ऐसे सबके सामने में वो बड़ा इंजेक्शन दिखाई जा सकता है? तभी कसक ने फिर से जिद करते हुए कहा, हब्बी दिखाओ ना, बड़ा वाला इंजेक्शन। आप कल से बोल रहे हो कि आपके पास बड़ा वाला इंजेक्शन है, लेकिन दिखाने के लिए तो आपके पास कुछ नहीं है। पापा कहते हैं ना कि बातें बड़ी और दर्शन छोटी। आप वैसी ही हो, आप सिर्फ बोल रहे हो कि आपके पास बड़ा वाला इंजेक्शन है, लेकिन आपके पास कोई इंजेक्शन है ही नहीं। आप सिर्फ बातें बड़ी कर रहे हो, लेकिन है कुछ नहीं आपके पास। कसस, जिसने अभी किट्टू को अपने गोद में लिया हुआ था, उसे नीचे छोड़ा और झुककर अभय की चेहरे के पास चेहरा ले जाकर बोली, अभी आप ना एक सुतली बम हो जो फूटता नहीं है, फूशश हो जाता है। और अगर अब से आपने मुझे अपने बड़े वाले इंजेक्शन के नाम पर डराया तो मैं आपकी इस चेयर के नीचे। कसक ने अपनी उंगली से अभय के व्हील चेयर के हैंडल पर 2 बार मारा और आगे कहा, इस चेयर के नीचे में बड़ा वाला आलू बम रख दूंगी और उसमें माचिस लगा दूंगी। उसके बाद आप ना एकदम बूम फुट जाओगे और यह जो आप चेयर पर बैठे रहते हो ना और आराम फरमाते रहते हो, उठकर खड़े हो जाओगे और इधर उधर भागने लगोगे। इतना कहकर कसक उठी और अपने बालों को एकदम स्टाइल से पीछे झटकते हुए बोली, हूँ खाली बड़े वाले इंजेक्शन से डराने चले थे फूस की बम। इतना कहते हुए कसक पीछे मुड़ी और खुद से ही बोली, बेस्टू भी ना कुछ भी बोलते रहता है। उसने कहा, हब्बी से बड़ा वाला इंजेक्शन देखने को मांगो, लेकिन हब्बी के पास तो है ही नहीं। मुंह बंद हो गया हब्बी का और कसक जाकर डाइनिंग चेयर पर बैठ गई। अभी जो भी कसक ने अभय से कहा था कि उसके व्हील चेयर के नीचे बम लगाकर उड़ा देगी, वह सभी बातें सुनकर सभी कसक का मुंह देख रहे थे और अभय सदमे में अपनी चेयर को देख रहा था कि उसके चेयर को अगर कसक उड़ा देगी तो वह बैठेगा किस में। बाकी पूरा रैम्बो गैंग कसक को हैरानी से देख रहा था कि अभी जो लड़की इतनी चुप चुप उन सब के सामने सहमी सहमी सी थी, वह अभी ऐसे बिंदास होकर उन सब के सामने ही अभय को यह कह रही थी कि वह उसके चेयर के नीचे बड़ा वाला आलू बम लगाकर उड़ा देगी। इसके बाद अभय खुद चेयर के साथ उड़ जाएगा और वह उठकर चलने लगेगा और इन सब से विपरीत दरवाजे के पीछे छुपा आयुष अपने पेट को पकड़कर हंस रहा था। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको सुननी पड़ेगी मेरी ये कहानी, जिसका नाम है हिज लिटिल गर्ल। सुबह से इन सब लफड़ों में कसक की पास्ट के बारे में सब चीज में वक्त दोपहर का हो चुका था। तभी सुनैना जी अभय और आयुष और बाकी सबको देखते हुए बोली, तुम सब हाथ मुंह धोकर आ जाओ, खाना लगा रही हूँ। और आयुष, जाओ बेटा बाहर, पापा, अंकल और दादू सबको बुला लाओ खाने के लिए। आयुष यस मॉम बोलकर 2 कदम आगे बढ़ा, लेकिन उससे सही से चला भी नहीं जा रहा था। वह अपनी कमर को पकड़कर थोड़ा झुककर चल रहा था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, अमन भाई और भाई, आपने मुझ बेचारे के साथ अच्छा नहीं किया। मेरे कमर में जब तक दर्द रहेगा मैं तब तक आप दोनों को कोसूंगा। और भाई, अब देखो आप, मैं मेरी बेस्टू को और क्या क्या सिखाता हूँ। तभी वहाँ कसक अपने किट्टू को लेकर भागते हुए आई और अभय के पास जाकर सबके सामने बोली, हब्बी, मुझे ना आपका बड़ा वाला इंजेक्शन देखना है, दिखाओ ना। कसक के मुंह से जैसे निकला कि वह अभय का बड़ा वाला इंजेक्शन देखना चाहती है। सभी हैरानी से उसे देखने लगे और उसके बाद फिर अभय की शक्ल देखने लगे। अभय की शक्ल की हवाइयां उड़ गई थीं, ये सोचकर कि अभी कसक उससे क्या देखने के लिए मांग रही है। क्या उसे पता है कि बड़ा वाला इंजेक्शन का मतलब क्या है, और क्या उसे ऐसे सबके सामने में वो बड़ा इंजेक्शन दिखाया जा सकता है?
तभी कसक ने फिर से जिद करते हुए कहा, हब्बी दिखाओ ना, बड़ा वाला इंजेक्शन। आप कल से बोल रहे हो कि आपके पास बड़ा वाला इंजेक्शन है, लेकिन दिखाने के लिए तो आपके पास कुछ नहीं है। पापा कहते हैं ना कि बातें बड़ी और दर्शन छोटी। आप वैसी ही हो। आप सिर्फ बोल रहे हो कि आपके पास बड़ा वाला इंजेक्शन है, लेकिन आपके पास कोई इंजेक्शन है ही नहीं। आप सिर्फ बातें बड़ी कर रहे हो, लेकिन है कुछ नहीं आपके पास। कसस, जिसने अभी किट्टू को अपने गोद में लिया हुआ था, उसे नीचे छोड़ा और झुककर अभय की चेहरे के पास चेहरा ले जाकर बोली, अभी आप ना एक सुतली बम हो जो फूटता नहीं है, फूशश हो जाता है। और अगर अब से आपने मुझे अपने बड़े वाले इंजेक्शन के नाम पर डराया तो मैं आपकी इस चेयर के नीचे। कसक ने अपनी उंगली से अभय के व्हील चेयर के हैंडल पर 2 बार मारा और आगे कहा, इस चेयर के नीचे में बड़ा वाला आलू बम रख दूंगी और उसमें माचिस लगा दूंगी। उसके बाद आप ना एकदम बूम फुट जाओगे और यह जो आप चेयर पर बैठे रहते हो ना और आराम फरमाते रहते हो, उठकर खड़े हो जाओगे और इधर उधर भागने लगोगे। इतना कहकर कसक उठी और अपने बालों को एकदम स्टाइल से पीछे झटकते हुए बोली, हूँ खाली बड़े वाले इंजेक्शन से डराने चले थे, फूसकी बम। इतना कहते हुए कसक पीछे मुड़ी और खुद से ही बोली, बेस्टू भी ना कुछ भी बोलते रहता है। उसने कहा, हब्बी से बड़ा वाला इंजेक्शन देखने को मांगो, लेकिन हब्बी के पास तो है ही नहीं। मुंह बंद हो गया हब्बी का और कसक जाकर डाइनिंग चेयर पर बैठ गई। अभी जो भी कसक ने अभय से कहा था कि उसके व्हील चेयर के नीचे बम लगाकर उड़ा देगी, वह सभी बातें सुनकर सभी कसक का मुंह देख रहे थे और अभय सदमे में अपनी चेयर को देख रहा था कि उसके चेयर को अगर कसक उड़ा देगी तो वह बैठेगा किसमें। बाकी पूरा रैम्बो गैंग कसक को हैरानी से देख रहा था कि अभी जो लड़की इतनी चुप चुप उन सब के सामने सहमी सहमी सी थी, वह अभी ऐसे बिंदास होकर उन सब के सामने ही अभय को यह कह रही थी कि वह उसके चेयर के नीचे बड़ा वाला आलू बम लगाकर उड़ा देगी। इसके बाद अभय खुद चेयर के साथ उड़ जाएगा और वह उठकर चलने लगेगा। और इन सब से विपरीत दरवाजे के पीछे छुपा आयुष अपने पेट को पकड़कर हंस रहा था। उसने हंसते हुए कहा, मुझसे पंगा लोगे भाई, अब देखो मैं आपकी क्यूट लिटिल गर्ल से क्या क्या करवाता हूँ। वहीं आयुष सोचने लगा कि अभी उसने क्या किया, जिसके बाद कसक ने जाकर अभय से उसके बड़े वाले इंजेक्शन को देखने की डिमांड की। फ्लैशबैक। आयुष जो लंगड़ाते हुए कदमों से बाहर की तरफ जा रहा था। राघवेंद्र जी, विजय जी और राजीव जी को लंच करने के लिए बुलाने को तो उसने देखा कि कसक भागते हुए विला के अंदर आ रही है, तो उसने कसक के कंधों को पकड़कर उससे पूछा, अरे बेस्टू, तुम कहाँ भाग रही हो? उसके गोद में किट्टू भी था, तो कसक ने पीछे मुड़कर देखते हुए आयुष से कहा, बेस्टू तुम्हें पता है बाहर गार्डन में जो मूंछों वाले दादाजी है ना, वह उनके साथ पापा और अंकल जी तीनों बैठकर हब्बी के बड़े वाले इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे थे कि हब्बी का इंजेक्शन बहुत खतरनाक है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि हब्बी अगर वह इंजेक्शन मुझे देंगे तो मुझे बहुत दर्द होगा, इसलिए मैं गार्डन से भागकर अंदर आ गई। तभी आयुष के खुराफाती दिमाग की बत्ती जली और उसने कसक को समझाते हुए कहा, देखो बेस्टू, तुम्हारे हब्बी के पास कोई इंजेक्शन नहीं है और बड़ा वाला तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है वह सब तुम्हें डरने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि तुम डर कर एकदम सिमट कर क्यूट लिटिल कैट की तरह रहो, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। सुनो, मैं बताता हूँ, तुम जाकर अभी सबके सामने अपने हब्बी से उनके बड़े वाले इंजेक्शन को देखने की डिमांड करो, ठीक है? देखना उनकी हवा वही निकल जाएगी, एकदम सुतली बम की तरह, फूश करके। कसक उसकी बातों को सुन रही थी तो आयुष को लगा कि सुतली बम कसक को समझ नहीं आया होगा, इसीलिए उसने पूछा, बेस्टू, तुम्हें सुतली बम का मतलब तो पता है ना? वह जिसमें छोटी सी सुतली लगी रहती है, उसमें आग लगो तो वह फूट जाता है, लेकिन तुम्हारे हब्बी के पास ऐसा कुछ नहीं है। तुम जाकर देखो, फिर पता चलेगा कि तुम्हारे हब्बी कितने बड़े तोप हैं। अगर उनकी हवा फूश नहीं हो गई ना तो। आयुष ने अपने शर्ट के कॉलर को ऊपर खड़ा करते हुए कहा, तुम्हारा बेस्टू तुम्हें बड़ा वाला डेयरी मिल्क चॉकलेट ला कर देगा। और आयुष की बातें सुनकर और चॉकलेट के लालच में कसक पहुंच गई अभय से उसके बड़े वाले इंजेक्शन को देखने का डिमांड करने। फ्लैशबैक। अभी कसक अकेली ही डाइनिंग टेबल के चेयर पर बैठी हुई थी। तभी सुनैना जी ने उसके सर पर प्यार से हाथ फिराते हुए कहा, तुमने हाथ धोए? कसक ने ना में सिर हिलाया तो सुनैना जी ने कहा, चलो जाओ, जल्दी से हाथ धोकर आओ, ऐसे नहीं खाते। उनकी बातें सुनकर कसक उठकर बाथरूम की तरफ चली गई।
वहीं अभय बेचारा अभी तक सदमे में बैठा हुआ था। उसे इस तरह से देखकर ऑनरमन ने नीचे झुककर उसके कान में कहा, सुन विजय अंकल को बोल, जल्दी रिपोर्ट दे, ये तुझे पूरी तरह से पागल कर देगी। अभय ने अपने गर्दन को घुमाकर ऑनरमन की तरफ देखा और फिर अपना सर जल्दी जल्दी हाँ में हिलने लगा। जैसा कह रहा हो, सही बोला, मैं अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो मैं पागल हो जाऊंगा। अब सभी एक एक कर जाकर हाथ धोकर आए और डाइनिंग हॉल में अपने अपने चेयर पर बैठ गए। उन सब के लिए हमेशा ही राणावत हवेली में कमरे और उनका डाइनिंग टेबल पर चेयर हमेशा लगा रहता है, क्योंकि उन सभी को सुनैना जी, राजीव जी, अभय और आयुष की तरह ही मानते थे। तभी आयुष और राजीव जी, विजय जी, राघवेंद्र जी सभी लंच करने के लिए अंदर आ गए और जाकर अपने अपने चेयर पर बैठ गए। वहीं अभी के लिए अभय का कर हटाया हुआ था, क्योंकि वह अपनी व्हील चेयर पर ही बैठा था। सभी अपने अपने चेयर पर बैठ गए थे लंच करने के लिए। सिर्फ एक सुनैना जी ही थी जो सबको खाना सर्व कर रही थी और उनकी हेल्प कर रहे थे घर के हेड सर्वेंट। सुनैना जी ने सबके लिए लंच सर्व किया और जाकर वह कसक के पास खड़ी हो गई और अपने हाथों से उसे निवाला बनाकर खिलाने लगी। यह देखकर विजय जी को बहुत खुशी हुई कि सही मायने में अब जाकर कसक को एक प्यार करने वाली माँ मिली थी। विजय जी भी अपना लंच करना स्टार्ट करते हैं। कसक सुनैना जी के हाथों से खाना खाते हुए अपने किट्टू को अपने हाथ से सहला रही थी और बाकी सब उसकी हरकतें देख रहे थे। सबका लंच हो गया तो विजय जी ने कहा, इस शादी के वजह से मैंने अपनी बहुत से काम पेंडिंग रखा हुआ है, तो मुझे ऑफिस भी जाना है, लेकिन यहाँ आ गया था इसलिए जा नहीं पाया था। अब मैं चलता हूँ। फिर वह कसक के पास आए, उसके सर को सहलाते हुए बोले, काशू बेटा, ज्यादा किसी को परेशान नहीं करना और आंटी जो कहे वह बात मानना ठीक है और अपने हब्बी की भी बात मानना। इतना कहकर जैसे वह जाने लगे वैसे ही कसक उनका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोली, पापा आप जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? मेरे साथ रहो ना, आपको पता है ना आपके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तभी विजय जी ने अभय की तरफ दिखाते हुए कहा, लेकिन अब तो तुम्हारे पास तुम्हारा हब्बी है ना, तुम उसके साथ रहो बेटा। लेकिन कसक रोने लगी, बोलने लगी, नहीं मुझे आपके पास रहना है, आपके पास रहना है, मुझे हब्बी नहीं चाहिए, मुझे आपके पास रहना है। कसक के मुंह से जैसे ही यह निकला, मुझे हब्बी नहीं चाहिए, अभय उसे घूर कर देखने लगा। तभी विजय जी ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं कहते, शादी के बाद लड़की के लिए सबसे पहले उसका हब्बी होता है, तो आप भी अपने हब्बी के साथ में रहो, अभय आपके साथ रहेगा। लेकिन कसक नीचे बैठकर विजय जी के पैरों को पकड़ चुकी थी ताकि वह जा ना सके। तभी सुनैना जी ने उनसे कहा, भाई साहब, जहां इतने दिन काम रुका रहा तो 2 दिन और सही, कल इनका रिसेप्शन है, उसके बाद आप चले जाइएगा। अभी जिस तरह से कसक ने विजय जी के पैरों को पकड़ रखा था वह तो वैसे भी नहीं जा पाते, तो उन्होंने कसक को ऊपर उठाते हुए कहा, ठीक है, मैं नहीं जा रहा हूं, अब मेरे पैरों को छोड़ दो। उनके इतना कहते ही कसक उठकर खड़ी हो गई। अब खुशी से विजय जी के गल को चूमते हुए बोली, मेरे अच्छे पापा। और वहीं अभय तो गुस्से से विजय जी और कसक दोनों को देख रहा था। अब सब आकर हॉल में लगे सोफों पर बैठ गए, क्योंकि अभी किसी के पास कोई काम नहीं था। विजय जी को भी कसक ने जाने नहीं दिया था। सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन कसक वहां नहीं थी। वह अपने किट्टू के साथ खेल रही थी, उसे पकड़ रही थी, उसके पीछे भाग रही थी और उसे इस तरह देखकर विजय जी बहुत खुश हो रहे थे। तभी कसक, जो सीढ़ियों पर अपने किट्टू को पकड़ने के लिए भाग रही थी, उसने देखा कि आयुष एक साइड खड़ा होकर किसी से फोन पर बात कर रहा है। तो कसक को कुछ उल्टा सुझा और वो धीमे कदमों से उतरते हुए जाकर आयुष के पीछे जोर से चिल्लाई भाव। लेकिन उसके चेहरे पर जो अभी आयुष को डराने की खुशी थी वह तुरंत में बदल गई, क्योंकि वह आयुष नहीं, अमन खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। आयुष और अमन के कद काठी बिल्कुल एक जैसी थी, इसीलिए अभी कसक को लगा कि वो आयुष है। और कसक की इस तरह भाव करके डराने से अमन डरा भी नहीं था। जब अमन ने कसक के मायूस चेहरे को देखा तो उसने फोन पर जिस इंसान से बात कर रहा था उससे कहा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फोन कॉल कट कर अपने फोन को अपने पॉकेट में रखा और कसक से कहा, डरना था क्या? कसक मायूसी से हाँ में अपना सिर हिलाया तो अमन ने कहा, ठीक है, चलो फिर से ट्राई करते हैं। कसक वापस से भागकर सीढ़ियों पर चढ़ गई और अमन भी वापस से फोन निकालकर झूठ मूठ का किसी से फोन पर बात करने की एक्टिंग करने लगा।
वही बाकी सब अमन को देख रहे थे। कसक फिर से धीमे कदमों से चलकर आई और उसने जोर से कहा, भाव। अमन तुरंत नीचे लगभग गिरने के अंदाज में बैठा और डरने जैसा फेस बनाकर वह ऐसे दिखाने लगा जैसे कितना डर गया है, और कसक उसे इस तरह देखकर उछलती हुई ताली बजाते हुए हंसने लगी और बाकी सभी उन दोनों को देखकर हंसने लगे। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी, जिसका नाम है डेविल्स लिटिल गर्ल। कसक वापस से भागकर सीढ़ियों पर चढ़ गई और अमन भी वापस से फोन निकालकर झूठ मूठ का किसी से फोन पर बात करने की एक्टिंग करने लगा। वही बाकी सब अमन को देख रहे थे। कसक फिर से धीमे कदमों से चलकर आई और उसने जोर से कहा, भाव। अमन तुरंत नीचे लगभग गिरने के अंदाज में बैठा और डरने जैसा फेस बनाकर वह ऐसे दिखाने लगा जैसे वह कितना डर गया है, और कसक उसे इस तरह देखकर उछलती हुई ताली बजाते हुए हंसने लगी और बाकी सभी उन दोनों को देखकर हंसने लगे। तभी उदय ने बोला, देख मैं तो जा रहा हूँ क्यूट रैबिट के साथ खेलने, मेरी मान तो तू भी चल, साथ में खेलते हैं, इससे उसे तुझे जानने में आसानी होगी, नहीं तो तेरी वाइफ तेरे साथ कम और हमारे साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। इतना कहकर उदय अपनी जगह से उठा और कसक के पास जाकर उसने बोला, है क्यूट रैबिट, चलो हम ना गेम खेलते हैं। सब कसक के साथ बच्चे बन रहे थे। उदय के यह कहने पर कसक ने सबके तरफ देखते हुए कहा, तुम सब खेलोगे, बहुत मजा आएगा गेम खेलने में। बाकी सब चेयर पर बैठे थे। जब कसक ने उन सब की तरफ देखा तो वह सभी एक दूसरे की तरफ देखकर अपने अपने जगह से उठते हुए बोले, हाँ चलो हम भी खेलेंगे। इस बार सोनिया और नीली भी उन सब के साथ खेलने के लिए आ गई थीं। तभी कसक ने राघवेंद्र जी, राजीव जी और विजय जी से भी कहा, पापा, अंकल, दादू, चलो आप भी खेलो, मजा आएगा। उन सबको बुलाने पर पहले तो वह सब थोड़ा हिचकिचाए, फिर वह सब भी कसक के साथ खेलने के लिए चले आए। दादाजी, जिन्हें अक्सर गंभीर ही देखा गया था और जिनको डिसिप्लिन में रहना ही पसंद है, आज वो भी कसक के साथ बच्चे बनकर गेम खेलने चले आए थे। यहाँ सिर्फ सुनैना जी नहीं आए थे, क्योंकि सुनैना जी वहाँ हॉल में थी ही नहीं। अब बात ये थी कि इतने सारे लोगों के साथ गेम कौन सा खेला जाए। अभी सब सोच ही रहे थे कि कसक की नजर अपने किट्टू पर गई, जो छोटा होने के वजह से सोफे के नीचे घुस रहा था। तो उसे देखकर कसक को छुपन छुपाई खेलने का आइडिया आया, तो उसने सबसे कहा, हम लोग छुपन छुपाई खेलेंगे। लेकिन मसला ये था कि इतने सारे लोगों को ढूंढेगा कौन। तभी कसक ने कहा, मैं बताऊं। सब उसे देखने लगे तो कसक सबके पास गई। सबको इकट्ठा करके सबके सीने पर उसने जैसे हाथ रखना चाहा। अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें जो करना है तुम हाथ पकड़ कर करो। अभय ने थोड़ा सख्ती से कसक को, किसी को भी उनके सीने पर हाथ रखने से मना किया, क्योंकि उसे कसक का किसी और को छूना अच्छा नहीं लग रहा था। तब सबने कसक के आगे अपना हाथ पड़ा दिया, तो कसक ने सबके हाथ पर हाथ से छूते हुए अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करने लगी, और सबसे लास्ट में अभय बना चोर, जिसे सबको ढूंढना था। सब जल्दी जल्दी भागे छुपने के लिए, लेकिन कोई भी सीढ़ियों पर नहीं जा रहा था। सब हॉल में ही इधर उधर छुप रहे थे और कसक अभय के पीछे से भागी अभय सबको ढूंढने लगा। वह किचन में जाता है, इधर जाता उधर जाता है और ढूंढता। सबसे पहले दादू पकड़े गए, उसके बाद पकड़ी गई नीली, और उसके बाद विजय जी, अमन, सोनिया, राज, उदय, निखिल, नितिन और बाकी सब एक एक करके बाहर आने लगे, क्योंकि अभय उन्हें ढूंढ रहा था। लेकिन अभी तक आयुष और कसक नहीं मिले थे। लेकिन वही सभी अभय को देखकर हंस रहे थे। लेकिन अभय को बहुत अजीब लग रहा था कि सब उसे देखकर हंस क्यों रहे हैं। तभी जहाँ पर सुबह डरकर कसक डाइनिंग टेबल के नीचे छुपकर बैठी थी, वहीं पर अभय को किसी का हिलता हुआ सर नजर आया। अभय अपने व्हील चेयर के हैंडल को कंट्रोल करते हुए वहां गया और उसने एक चेयर को झटके से हटाया तो देखा वहां पर आयुष है। अब वह भी पकड़ा गया था, लेकिन यहाँ पर कसक नहीं मिल रही थी और उतना ही सब अभय को देखते हुए हंस रहे थे। अभय को थोड़ा डाउट हुआ कि कसक छुपने के लिए उसके पीछे से होकर भागी थी, और उसने झटके से अपनी व्हील चेयर को जोर से गोल घुमा दिया। और जैसे उसने ऐसा किया, उसने देखा उसके सामने कसक खड़ी उसे ढप्पा कर रही है।
अभय चोर बना और बाकी उसकी हरकत पर जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि कसक जब अभय पीछे भागी थी तो वह कहीं और गई ही नहीं थी। वह तो अभय के व्हील चेयर के पीछे ही छुपी थी, और जब जब अभय इधर उधर अपनी व्हील चेयर को अभय कंट्रोल करके जा रहा था तो कसक भी उसके पीछे पीछे जा रही थी, जिससे अभय को कसक मिली ही नहीं। अब अभय ने कहा, तुम चीटिंग कर रही हो, मेरे ही पीछे घूम रही थी। तो कसक ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैं तो इस व्हील चेयर की तरफ दिखाते हुए कहा, हब्बी, मैं आपके पीछे नहीं घूम रही थी, मैं आपकी इस चेयर के पीछे घूम रही थी। उसकी बातें सुनकर नितिन ने कहा, क्यूट रैबिट ने हमें बचपन के दिन याद दिला दिए, और आज कितने सालों बाद इतनी खुलकर हंसे हैं हम सब एक साथ। नितिन आगे बढ़ा और उसने कसक को अपने गले से लगते हुए कहा, थैंक यू क्यूट रैबिट, हम सबको इतना खुशी देने के लिए। वही अभय को छोड़कर बाकी सब जाकर कसक के साथ गले लग गए, और अभय एक जगह बैठा सबको मुस्कुराते हुए देख रहा था, और बाकी सबसे ज्यादा यह सोच रहा था, क्योंकि कसक उसकी वाइफ थी, लेकिन अभी तक उसका बॉन्ड उसके साथ नहीं बना था, जबकि उसके फ्रेंड्स और उसके भाई के साथ उसका बहुत अच्छा बॉन्ड बन रहा था। जहां वह जो भी दिल में हो वह आयुष को खुलकर बता रही थी। अब सभी गेम खेलने के बाद थक चुके थे तो सभी आकर सोफे पर बैठ गए। तभी दादू ने सुनैना जी को आवाज देते हुए कहा, सुनैना बेटा, जरा कॉफी पिला दो, आज इस बच्ची की वजह से हम सब भी गेम खेलकर थक चुके हैं। तभी सुनैना जी ने किचन से आवाज देते हुए कहा, जी पापा जी, बस 5 मिनट वेट कीजिए, कॉफी ला रहे हैं। सभी बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे। तभी कसक ने चाहते हुए उन सब से कहा, आप सपना बहुत अच्छे हो, आप सब मेरे साथ गेम खेल रहे हो और आप सब ने मुझे मारा भी नहीं। उसकी आखिरी की लाइन सुनकर उन सबकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी सोनिया ने कसक से पूछा, कसक, तुम्हें कौन मारता है? तुम तो इतनी प्यारी हो। तभी कसक ने कहा, मेरे घर पर गेम खेलने से आंटी और दीदी मुझे मारते थे। अब सभी विजय का चेहरा देखने लगे तो विजय जी ने कहा, उस घर में सभी समझदार है, कसक की तरह बच्चे थोड़ी हैं जो इसके साथ गेम खेलेंगे। और कसक मेरी चुलबुली है तो उसे हर वक्त खेलना, बदमाशी करना पसंद है, जैसे अभी यहाँ आप सबके साथ कर रही है। वहाँ घर पर भी सर्वेंट के साथ गेम खेलती है और किट्टू भी इसका है, तो किट्टू के साथ भी हमेशा इधर उधर फुदकना इसे पसंद है। और इन सब चक्कर में अगर इसके हाथों से लगकर कोई सामान टूट जाता था तो आरती और काशवी उस दिन का सारा गुस्सा मेरी बच्ची पर उतारते थे। विजय जी के इतना बोलकर रुकने पर कसक ने कहा, मेरे पीठ पर और पेट पर निशान है, हाथों पर भी निशान है मारने की, मैं दिखाऊं। इतना कह करके कसक अपने पेट के पास से कपड़ा हटाने लगी तो जल्दी से अभय और विजय जी ने उसके हाथ को पकड़कर रोकते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों कसक का चेहरा देखने लगे और वह दोनों भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी अभय ने कसक के हाथ को दबाते हुए कहा, अभी नहीं, तुम बाद में मम्मी को दिखाना, मम्मी उसमें ऑइंटमेंट लगा देंगे। अभय के बोलने का इरादा तो यह था कि तुम मुझे दिखाना, मैं उन्हें अपने होठों का एहसास देकर उन्हें ठीक कर दूंगा। लेकिन वह सबके सामने यह कह नहीं सकता था, इसलिए उसने सुनैना जी के ऊपर डाल दिया था कि उन्हें दिखाने पर सुनैना जी उन पर ऑइंटमेंट लगा देंगी। थोड़ी देर में सुनैना जी ने सबके लिए कॉफी लाकर कॉफी टेबल पर रख दिया और अब सभी कॉफी लेकर पी रहे थे। थोड़ी देर के बाद सब मर्द वहीं बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे और किट्टू के साथ कसक खेल रही थी और अभय की नजर कसक पर जमी हुई थी, ये सोचते हुए कि कब कसक को कसकर अपनी बाहों में भर ले। तभी कसक ने देखा कि नीली और सोनिया सुनैना जी के साथ किचन में चली गई। अभी तक कसक राणावत हवेली की किचन में नहीं गई थी, तो वह भी अपने किट्टू को छोड़कर किचन में चली गई। उसने देखा सोनिया और नीली सुनैना जी के साथ खाना बनाने में उनकी हेल्प कर रही थीं, तो वह भी आगे आते हुए बोली, आंटी, मैं भी कर दूं, मैं घर पर काम करती थी। आंटी और दीदी जो कहते थे मैं उनकी सारी बातें मानती थी। आप भी कहो मैं यह कर दूंगी, यह सब्जी काट दूंगी। उसकी इतनी मासूमियत से कहने पर सोनिया ने उसे कहा, अच्छा इधर आओ। कसक जाकर उसके पास बैठ गई तो सोनिया ने उसे मटर देते हुए कहा, इसे छिल दो और उसके बाद ये सारे सब्जी तुम धो देना, ठीक है। सोनिया ने कटे हुए सब्जियों को कसक को दिया
तो कसक तुरंत जाकर सब सब्जियों को धोकर लेकर आई और उसके पास बैठकर मटर छीलने लगी। और सुनैना जी बाकी सब उसे देख रहे थे कि दिमाग से बच्ची होने के बाद भी वह उनके साथ काम करने किचन में आ गई थी। सुनैना जी ने उसे मना भी किया था क्योंकि अभी वह सभी किचन में मौजूद थे। वहीं बाहर कसक को कुछ देर अपनी आंखों के सामने न देखने पर विजय जी को थोड़ी अजीब सी बेचैनी हुई। तो विजय जी ने इधर उधर देखा लेकिन कसक नहीं मिली। तो वह उठकर हवेली के बाहर जाने लगे कि कहीं कसक किट्टू के पीछे बाहर तो नहीं चली गई। लेकिन तभी उन्हें किचन से हंसने की आवाज आने लगी। उन्हें लगा कि उन हंसने की आवाज में एक आवाज कसक की है। वह किचन में गए तो उन्होंने देखा कि कसक, सोनिया और नीली तीनों एक जगह बैठकर एक दूसरे के साथ खिलखिलाकर हंस रही हैं। विजय जी को आज बार बार उनके दिल पर सुकून मिल रहा था। कसक को इस तरह खुश देखकर, मुस्कुराते हुए देखकर विजय जी दोबारा जाकर सोफे पर बैठ गए और सबसे बातें करने लगे। कुछ ही देर में डिनर रेडी हो गया तो सुनैना जी ने सबसे जाकर डिनर करने के लिए कहा। सभी डिनर करने के लिए अपने अपने चेयर पर आकर बैठ गए तो सुनैना जी सर्वेंट के साथ मिलकर खाना सर्व करने लगी। वही कसक भी अभी उन्हीं के साथ खड़ी थी और सबको उनके प्लेट में सब्जी डाल रही थी और सब उसे देखकर मुस्कुराते हुए अपना डिनर कर रहे थे। सबका डिनर हो जाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। अब कसक, सुनैना जी, सोनिया और नीली, उन चारों ने डिनर किया। वहीं अभय को भी अमन और निखिल ने उसके कमरे के पास पहुंचा दिया था और कसक उसके पीछे पीछे अपने किट्टू को लेकर चल रही थी। जब कसक उसके कमरे में आए तो अमन ने अभय से कहा, माना कि आज उसने तेरी बेइज्जती की है, लेकिन उसकी बेइज्जती के बदला कुछ भी ऐसा वैसा करके मत लेना, नहीं तो तुझे पता है कल तेरी आज के मुकाबले डबल बेइज्जती हो जाएगी। अभय ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, मुझे भी पता है कि मेरा मोबाइल हैंग कर रहा है, इसलिए मैं दोबारा उसमें सिम कार्ड डालने वाला नहीं हूँ, इसलिए तू निकल यहाँ से। अमन और निखिल अभय की शक्ल देखकर हंसते हुए उसके कमरे से चले गए। कसक के कमरे में आने के बाद अभय ने कमरे का दरवाजा लॉक किया और कसक को देखने लगा। कसक ने अपने किट्टू को नीचे छोड़ा और वह अभय को देखते हुए उसके पास आई और उससे बोली, चलो हब्बी, मैं आपको बेड पर सुला देती हूँ। कसक की इतनी मासूमियत और सब कुछ से अनजान होने के बाद भी उसका ख्याल रखना अभय को बहुत अच्छा लग रहा था। अभय व्हीलचेयर से उठते हुए कसक को अपने गोद में उठाया और उससे कहा, मैं तुम्हें बेड पर लेकर चलूं? अभय कसक को बेड के तरफ लेकर जाने लगा। कसक बस उसे देख रही थी। कसक ने व्हीलचेयर को देखते हुए कहा, ओ झूठे हब्बी, आप तो चलाते हो लेकिन आप सबको बुद्धू बनाते हो कि आपको चलना नहीं आता। अभय हंसते हुए उसे अब बेड पर लेकर आया और लिटाते हुए उससे बोला, मुझे चलना आता है लेकिन अभी हम गेम खेल रहे हैं। जैसे नीचे गेम खेल रहे थे ना, तो मुझे पनिशमेंट मिली है कि मुझे व्हीलचेयर पर बैठना है, तो ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी, ठीक है? कसक ने जल्दी से हाँ मैं अपना सिर हिलाया तो अभय ने कसक से कहा, तुम्हें काशवी और आरती आंटी ने मारा है? कसक ने फिर से अपने सिर को हाँ में हिलाया। तब अभय ने कहा, उसके निशान है? कसक ने फिर से हाँ। मैं सर हिलाया तो अभय के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कहा, मुझे दिखाओ। कसक एक बार फिर से अपने सर को हाँ में हिलाकर बेड पर उठकर बैठ गई और उसने अपनी फ्रॉक को उतारकर नीचे बेड पर रखा। तो अभय ने देखा उसकी दूधिया गोरे जिस्म पर कई ऐसी चोट के निशान हैं जो आमतौर पर नहीं होने चाहिए थे। कोई निशान उसकी गर्दन के पास थे तो कोई निशान पेट पर थे। अभय अपनी उंगलियों से छुआ तो कसक ने अपने आंखों को मिच लिया। अभय कसक के एकदम चेहरे के पास गया और उसके कान में सरगोशी भरे आवाज में कहा, क्या दर्द हो रहा है? कसक ने अपनी आंखें खोली और अभय को बिल्कुल अपने पास देखा। उसने अपने सर को ना में हिलाते हुए कहा, अभी दर्द नहीं हो रहा, जब आंटी मारती थी ना तब दर्द होता था। अभय की मुट्ठियां कस गई थी। यह सब सुनकर अभय नीचे झुका और कसक के नाभि के ऊपर बने निशान पर उसने अपने होंठ रख दिए और उसे धीरे धीरे करके किस करने लगा। कसक को नहीं पता था कि यह अभय उसके साथ क्या कर रहा है, लेकिन उसे अभय का ऐसा करना बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उसने अभय के सिर को अपने पेट पर दबाते हुए कहा, आहा हब्बी मत करो ना, गुदगुदी हो रहा है। कसक की आवाज में एक खिंचाव था और उसकी इस तरह कहने से अभय बहक रहा था। उसने और जल्दी जल्दी कसक की पूरे पेट को किस करना शुरू कर दिया। अभी कसक ने मिनी समीज पहना हुआ था। अभय ने उसे उठा दिया और उसकी उभार को देखते हुए
धीरे से जाकर उनमें किस करने लगा। अभय के ऐसा करने से कसक की सांस एक पल को थम सी गई और उसने अभय से कहा, हब्बी, आप बेड टच कर रहे हो। अभय उसकी बातें सुनकर ऊपर उठा और उसके चेहरे के पास आया और अपनी गर्म सांसों से कसक के चेहरे को भिगोते हुए बोला, मैं बेड टच नहीं, लव टच कर रहा हूँ। इतना कहकर उसने कसक के सीने के ऊपर जो निशान बने थे उनमें अपने होंठ रख दिए। अभय के ऐसा करने से कसक से कुछ कहा ही नहीं गया। अभय अब भी कसक के बहाव में बहक रहा था। उसे लग रहा था कि यह एहसास तो उसे कभी काशवी के साथ मिला ही नहीं था, जिससे वह काशवी के नजदीक जा पाता, लेकिन कसक में जो एहसास उसे मिल रहे थे, इससे वह कसक से दूर नहीं हो पा रहा था, बल्कि अपनी सारी हदें तोड़कर कसक को अभी अपना बना लेना चाहता था। लेकिन उसे पता था कि कसक अभी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए वह खुद को नाकाम रोकने की कोशिश कर रहा था। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी, जिसका नाम है डेविल्स लिटिल गर्ल। अभय खुद को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा था। पता नहीं कसक में ऐसी कौन सी कशिश थी जो अभय को पागल बना रही थी। अभय ने कसक के पेट को अपने हाथों में कस के भींच रखा था और उसके सीने को चूम रहा था। कसक को यह सब अच्छा भी लग रहा था, और जैसा कि उसके पापा ने उससे कहा था कि लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को कोई छुए तो वह बेड टच होता है, तो कसक को वैसा ही लग रहा था कि अभय उसे बेड टच कर रहा है। लेकिन जो अभय की फीलिंग्स थे वह कसक को अपने अंदर महसूस हो रहे थे, क्योंकि कसक खुद को अभय को इस तरह से किस करने से रोक नहीं पा रही थी। अभी कसक के सीने को चूमते हुए अभय के दिमाग में एक बात खटकी कि जब उसकी बॉडी के फ्रंट एरिया में ऐसे निशान हैं, तो उसके पीठ पर और कितने निशान होंगे। अभय ने तुरंत झटके से कसक को पलट दिया। कसक पेट के बल हो गई और उसकी पीठ पूरी तरह से अभय के सामने थी। अभय ने देखा कसक के पीठ पर उसके कमर पर कई जगह लंबे लंबे छड़ी के मारने के निशान हैं। उन्हें देखकर अभय का मन ऐसा किया कि वह अभी उस कश्वी और उसकी माँ आरती की सर को उसके गर्दन से अलग कर दें। कसक के पीठ में लगे निशान में कुछ निशान तो ऐसे थे जो शायद अभी कुछ दिन पहले की ही हो। उनमें किसी में मोटी छड़ी के निशान थे, तो कोई पतली छड़ी की नोक के निशान थे, जैसे कि कांटा चुभा हो और उनमें से खून की धार बह रहे हो। अभय को यह सब देखकर ऐसा लगा कि क्या ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जो किसी जीते जागते इंसान को इंसान न समझकर जानवरों की तरह मारे, और वो भी इतनी मासूम लड़की को अभय के हाथ मुट्ठी में कस रहे थे। उसका मन कर रहा था कि वह अभी जाकर काशवी और उसकी माँ को जान से मार दे। अभय झुककर कसक की पीठ पर लगे जख्म के निशान को अपने होठों से छूते हुए कसक से बोला, ये सारे निशान कब के हैं? कसक जो अभय की इस तरह होठों को अपनी पीठ पर महसूस कर नींद की आगोश में जा रही थी, उसने धीमे से कहा, 1 हफ्ते पहले का। कसक की बात पर अभय ने पूछा, क्यों? मैंने पूछा क्यों? कसक ने कुछ नहीं कहा तो अभय ने फिर से पूछा कि ये निशान क्यों दिए उन्होंने तुम्हें? इतना कहकर अभय ने कसक की पीठ पर अपने होंठ वापस रखिए और उन्हें चूमते हुए बोला, तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। कसक की आंखें हल्की हल्की बंद हो रही थीं, क्योंकि अभय के इस तरह से उसके पीठ पर किस करने से उसके जिस्म में सनसनी पैदा होने लगी थी। कसक ने खुद को जबरदस्ती जगाकर मदहोशी से कहा, वो उस दिन न काशवी दी के रूम में मैं न उनके जूते साफ कर रही थी, तब वह जूते गलती से मुझसे गंदे हो गए। वो क्या हुआ कि टेबल पर उनकी नेल पेंट रखी थी और मैंने ध्यान नहीं दिया और वह नेल पेंट पूरा उनके जूते पर गिर गया, तो वह जूता खराब हो गया, इसलिए कश्वी दी ने मुझे मारा था। अभय के हाथ अब कसक के पूरे जिस्म पर चल रहे थे। उसने अपनी एक फिंगर को कसक की गहरी नाभि में डालते हुए उसे अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में कहा, अब तुम उस घर में नहीं जाओगी, तुम यहाँ आ गई हो, अब तुम सिर्फ यहाँ रहोगी, मेरे पास रहोगी। अभय की कसक की नाभि में अपनी उंगली को डालने से कसक की मुंह से एक सिसकी निकली, जिसे सुनकर अभय और पागल होने लगा। उसने कसक के क्लीवेज पर अपनी होंठ रख दिए और उन्हें किस करते हुए अपनी जुबान से लिक करने लगा। तभी कसक ना चाहते हुए भी उसके सामने से सिसकारियां लेने लगी और अभय उसकी सिसकारी सुनकर इतना एक्साइटेड हो गया कि उसने कसक की क्लीवेज के ऊपर अपने दांत गड़ा दिए।
अभय के ऐसा करते ही कसक की एक आह निकली और वो उठकर बैठते हुए बोली, आपने मुझे दांत काटा ना? अब मैं पापा को बताऊंगी आप गंदे हब्बी हो, आपने मुझे डांट काटा। रुको, मैं अभी जा रही हूँ पापा के पास बोलने के लिए। इतना कहकर जैसे ही कसक बेड से उठने को हुई, तब तक अभय को ध्यान आया कि वह क्या करने जा रहा था। कसक अभी अपने कदम बेड के नीचे रखती, उससे पहले ही अभय ने उसकी बांह को पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। कसक सीधी जाकर अभय के सीने पर गिरी और उसका चेहरा भी अभय के गर्दन से जा लगा। अभय का सीना और कसक का सीना एक दूसरे से टकरा रहा था। अभय ने कसक की चारों तरफ अपने हाथ लपेटकर उसे कस के अपनी बाहों में भरते हुए उसकी कान में सरगोशी से अपने गर्म सांसों को छोड़ते हुए कहा, तुम इस हालत कमरे से बाहर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारा हब्बी हूं ना, तो तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए और मैं जो कर रहा हूं उसमें मेरा साथ देना चाहिए, ना कि तुम्हें जाकर पापा को यह सब बताना चाहिए, समझी? कसक अभय से दूर होना चाहती थी, उससे कहना चाहती थी कि आप गंदे हब्बी हो, लेकिन जब वह अभय से दूर नहीं हो पाई तो उसने कस के अभय के कान में काटते हुए कहा, मैं क्यों आपका साथ दूं? आप गंदे हब्बी हो। अभय की कानों पर कसक के काटते ही अभय तिलमिला उठा, लेकिन उसने कसक को छोड़ा नहीं, बल्कि बेड पर पलटते हुए उसने कसक को अपने नीचे कर लिया और उसकी बाहों को कस के पकड़े हुए था और कसक अब उसके नीचे पूरी तरह से दबी हुई उसकी आंखों में देख रही थी। कसक ने अपने हाथ से अभय की कंधे पर मारते हुए कहा, हब्बी मुझे छोड़ो, मुझे नींद आ रही है। कसक के मुझे नींद आ रही है कहने पर अभय उसके नाक पर अपनी जीभ से लिक करते हुए बोला, हाँ तो ऐसी ही सो जाओ ना, मुझे अच्छा लग रहा है। कसक कुछ देर तक अभय को घूरते हुए बोली, मैं आपका बेड नहीं हूँ जो आप मेरे ऊपर सो जाओ, उतरो मेरे ऊपर से। अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा ना अभी, तो आपने जो दांत मुझे काटा है मैं वह जाकर पापा को बोल दूंगी। अभय कसक की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। उसकी छोटी सी वाइफ, उसकी लिटिल गर्ल उसे धमकी देने से बाज नहीं आ रही थी। पहले तो उसके व्हीलचेयर के नीचे बम लगाकर उड़ाने की धमकी दी और अभी पापा को बोलने की धमकी दे रही है। तभी अभय ने कहा, अच्छा तुम पापा को बोल दोगी तो ठीक है, मैं भी तुम्हें बड़ा वाला इंजेक्शन। अभय के मुंह से अभी इतना निकला ही था कि कसक उसे घूर कर देखने लगी। कसक की बड़ी बड़ी आंखों से खुद को घूरना अभय से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने अपना चेहरा नीचे करते हुए खुद से कहा, अरे यार, यह तो अब बड़े वाले इंजेक्शन के नाम से डरती भी नहीं है। क्या करूं अब इसे फुसलाने के लिए? फिर अभय को एकदम से कुछ याद आया और उसने कसक से कहा, अगर तुम मेरे और अपने बीच की बात किसी को नहीं बताओगी, टॉप सीक्रेट रखोगी, तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। जैसे ही अभय ने आइसक्रीम का नाम लिया, कसक अपनी जबान होठों पर फेरती हुई बोली, यम्मी आइसक्रीम, सच्ची हब्बी आइसक्रीम खिलाओगे? कसक मासूम बच्चे की तरह फिसल गई और उसने पूछा, तो अभय ने उसकी नाक पर अपनी उंगलियों से टैप करते हुए कहा, हाँ खिलाऊंगा, रोज खिलाऊंगा, जब तुम बोलोगी तब खिलाऊंगा। लेकिन जो भी मेरे और तुम्हारे इस कमरे के अंदर हमारे बीच होगा, तुम वो बात किसी को नहीं बताओगी, ना तो अपने पापा को और ना ही तुम अपनी बेस्टू को कुछ बताओगे। कसक अभय की बाहों में सिमटी उससे बोली, ठीक है, नहीं बताऊंगी, अब मुझे सोने दो, निन्नी आ रही है। कसक की मासूमियत पर अभय को टूटकर प्यार आ रहा था। अभी अगर कसक नॉर्मल होती तो अभय उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता, उसे अपना बना लेता, लेकिन यहाँ वो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए मजबूर था। अभय ने कसक के कमर को सहलाते हुए कहा, ठीक है, सो जाओ। उसने कसक की क्लीवेज के ऊपर अपनी जबान रगड़ते हुए कहा, सो जाओ ना वाइफी, अच्छा लग रहा है। कसक ने देखा अभय उस छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, तो कसक अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी अभय उसे लेकर पलट गया। अब अभय नीचे था और कसक उसके ऊपर, क्योंकि अभय जानता था कसक उसके भार को झेल नहीं पाएगी। अभय ने कहा, अब सो जाओ। कसक ने अभय से कुछ कहा नहीं और अपना सर अभय के सीने पर रख दिया और अपनी आंखों को बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। वहीं अभय धीरे धीरे करके कसक की पीठ को सहला रहा था, जिससे कसक को भी अच्छा लग रहा था और वह जल्द ही नींद की आगोश में चली गई। अभय कसक की पूरे पीठ को सहलाते हुए यह सोच रहा था कि अभी कसक ने सिर्फ एक पजामा पहना था और मिनी समीज, और अगर ऐसे में वह कमरे से बाहर चली जाती तो सब क्या कहते हैं। अभय का एक बार फिर से सबके सामने पोपट हो जाता
उसकी बीवी उसकी बेइज्जती करने से बाज नहीं आ रही थी। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी, जिसका नाम है डेविल्स लिटिल गर्ल। कसक की गर्म सांसें अभय को अपने सीने पर महसूस हो रही थीं। अभय ने अपना सर नीचे किया और कसक की माथे को चूमते हुए बोला, मुझे नहीं पता था तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना मुझे इतना अच्छा फील कराएगा, जहां मैं कल तक यह सोचकर का काशवी के साथ रिश्ता निभाना चाहता था कि मैं उससे प्यार करता हूं और उसी से शादी करना है। लेकिन उसके मुझे छोड़ने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। महज कोइंसिडेंस हुआ कि उसका मुझे छोड़ना, तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना और तुम्हारा इस तरह से मुझ पर अपना रंग भरना, मुझे नहीं पता कि यह क्या है, मैं क्यों इतनी जल्दी तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। लेकिन अब तुम मेरी हो, तुम्हें कोई और देखे या छुए यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे पता है कि यह सब अभी मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। कहते हैं हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जब तक 2GSM का नहीं होता तब तक वह रिश्ता अधूरा होता है, और मैं हमारे रिश्ते को अधूरा नहीं रखना चाहता। इसे जल्दी ही पूरा करूंगा और तुम्हें अपनी बाहों में भरकर रखूंगा। हमेशा तुम्हें एक कांटा भी नहीं चुभेगा, एक खरोच तक नहीं आएगा। ये वादा है तुमसे, तुम्हारे अभय का, तुम्हारे हब्बी का। लेकिन यार तुम मेरी बेइज्जती कर देती हो सबके सामने। यह सब कहते हुए अभय के चेहरे पर कसक को देखते हुए बड़ी सी स्माइल थी। अभय कसक की बालों की लेटों को जो उसकी चेहरे पर आ गए थे, उन्हें अपनी एक उंगली से आहिस्ते से उसके कान के पीछे किया और कसक का मासूम चेहरा देखने लगा। लेकिन जैसे ही अभय के ख्यालों में कसक की पीठ का नजारा घुमा, उसके चेहरे पर जो अब भी खुशी थी वह गायब हो गई और उसने अपनी उंगलियों को कसक की पीठ पर चलाते हुए कहा, उन लोगों ने तुम्हारी पीठ पर जख्म दिए हैं ना, मैं उन लोगों की जिंदगी पर जख्म दूंगा। उन्हें ऐसे तड़पाऊंगा कि वह लोग भूल कर भी दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन तुम वहां जाओगी उस दिन उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्हें फिर से एक मौका मिल गया है तुम्हें सताने का। लेकिन अब तुम्हारे साथ अभय राणावत का नाम जुड़ा है, और अगर राणावत से जुड़े हुए इंसान के साथ कोई कुछ करने के बारे में सोचने से भी पहले कांप जाता है, और तुम तो अभय राणावत की वाइफ हो, अभय राणावत की लिटिल गर्ल, तुम्हारे साथ कुछ करना तो छोड़ो, सोचना भी उन लोगों को जहन्नम नसीब कराएगा। अभय राणावत। अभय ने फोन उठाया जो उसकी साइड टेबल पर रखा था और उसने एक नंबर डायल किया। जब कॉल रिसीव हुआ तो उधर से कहा गया, क्या बात है मेजर, इतनी रात को कॉल कर रहे हो क्या? आपकी वाइफ ने आपको छोड़ दिया? मुझे तो लगा अभी आप 2-3 दिन तक एंजॉय करोगे, पूरे रात भर अपनी वाइफ के साथ। इतना कहते हुए फोन के दूसरे तरफ से हंसने की आवाज आने लगी। तभी अभय ने उससे कहा, तुझे तेरे पैर तोड़वाने हैं क्या? तब सामने से आवाज आई, फिलहाल तो आप व्हील चेयर पर बैठे हो। इतना कहते हुए वो शख्स फिर से हंसने लगा। तो अभय ने कहा, नहीं, अगर तुझे चाहिए तो बोल, मैं अपना व्हील चेयर तुझे तेरे घर पार्सल करवा देता हूँ। तब दूसरी तरफ के इंसान ने कहा, नहीं नहीं, मुझे इतनी जल्दी आराम फरमाने की जरूरत नहीं है, चल अब काम की बात पर, अब बोल क्या कहना है। अब अभय के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और उसने कहा, तुझे किसी को ऐसे ठिकाने लगाना है कि वह दुनिया की नजरों में भी रहे और जिंदगी से मौत के बीच का सफर तय करें। जैसे ही अभय के मुंह से यह निकला, उस इंसान ने कहा, अब किसने अपनी मौत खुद अपने हाथों मांग ली है तुमसे? अभय ने कसक के चेहरे की तरफ देखा और उसकी नाक को चूमते हुए बोला, बस इतना समझ, किसी ने मेरी जान पर हाथ डालने की कोशिश की है। दूसरे शख्स ने कहा, नाम बता जिसने ऐसा करने की हिमाकत की है। अभय ने कहा, काशवी चौधरी और आरती चौधरी। दूसरा शख्स सोच में पड़ गया और उसने कहा, पर काशवी चौधरी से तो तेरी शादी होने वाली थी ना। अभय ने कसक के पीठ पर बने जख्म के निशान को देखते हुए कहा, नहीं, मेरी बीवी मेरी बाहों में है और तुझे इन दोनों को ठिकाने लगाना है। लेकिन कल के बाद, क्योंकि कल मेरा रिसेप्शन है और तू आ रहा है, तो तू भी अपनी भाभी से मिल लेना। तो दूसरी तरफ के शख्स ने कहा, ठीक है, कल तक उन दोनों का काम भी तमाम करने के बारे में सोच लेता हूँ कि क्या करना है। अभय ने कहा, जो करना है सोच समझकर अच्छे से करना है, क्योंकि उन दोनों को सबके सामने जिंदा भी रखना है और इतना तड़पाना है कि दोनों जिंदगी को छोड़कर मौत की भीख मांगे। दूसरी तरफ के शख्स ने कहा, दैट्स माय अभय राणावत, जिसे चाहता है उसके लिए कुछ भी कर सकता है
और जिसे मिटाना चाहता है उसे जिंदगी में रखकर मौत की झलक देता है। उसके इतना कहते ही अभय ने फोन कट कर दिया और इस बार उसने कसक को और भी टाइट से अपनी बाहों में भरा और अपनी आंखों को बंद करते हुए बोला, जिन लोगों ने तुम्हारे जीएसएम पर जख्म दिए हैं ना, मैं उन लोगों के रूम को जख्मी कर दूंगा और तुम्हारे जीएसएम से यह निशान मिटाने के लिए अपने होठों से मेरी मोहब्बत का एहसास कराऊंगा। पता नहीं कब वो रात आएगी जब तुम मेरी बाहों में सिमटोगी और मैं तुम्हारे आगोश में समाऊंगा। तुम्हारी यह छोटी छोटी हरकतें मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही हैं बच्चा। आई डोंट नो व्हाई बट आई स्टिल लव यू। अभय को ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी वह कसक में पूरी तरह से समा जाए, उसे प्यार करें, उसकी आहें सुने, उन आहों में अपना नाम सुने। लेकिन उसके यह ख्याल सिर्फ ख्याल भर थे और कसक उसकी बाहों में सुकून से सो रही थी। अभय प्यार से कसक के चेहरे को निहारता हुए खुद भी नींद की आगोश में चला गया। लेकिन उसकी पकड़ कसक पर ढीली नहीं हुई, बल्कि उसकी पकड़ कसक पर वक्त के साथ और भी मजबूत होती जा रही थी। जैसे कि नींद में भी अभय बिल्कुल नहीं चाहता था कि कसक पर उसकी पकड़ ढीली हो, और वही नींद में होने के कारण कसक भी अभय के सीने पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी, जो अभय को बहुत अच्छा लग रहा था। माना कि कसक की दिमागी हालत बच्चों जैसी थी, लेकिन उसका जीएसएम तो एक लड़की का था और अभय की बॉडी के अटैच में आकर उसकी बॉडी भी हरकत कर रही थी, जो अभय को पूरी तरह से महसूस हो रहे थे। इसलिए भी अभय खुद को कंट्रोल करके सोने की कोशिश कर रहा था। सुबह का वक्त, सूरज की रोशनी जब खिड़की से छनकर अभय और कसक पर आ रही थी, तभी अभय की नींद खुली। अभय ने देखा अभी भी कसक उसके ऊपर चैन की नींद सो रही है। उसका चेहरा सूरज की पहली किरण में लाल रंगत में चमक रहा है। तो अभय ने प्यार से उसके गालों पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, हर किसी को चांद की रोशनी में चांद पर टुकड़े पर अपनी महबूब के चेहरा नजर आता है, लेकिन मेरी किस्मत देखो, मेरी महबूब सूरज की लालिमा के साथ मेरी बाहों में सोया है। यह वक्त का वह मंजर है जो मेरी जिंदगी में आज पहली बार आया है, लेकिन मैं इस मंजर को अपनी सारी जिंदगी देखना चाहता हूँ। अभय राणावत, जिसने कभी भी किसी लड़की की तरफ इस ईटन से नहीं देखा कि उसके साथ कुछ करना था, आज वह अपनी वाइफ को बेइंतहा प्यार करना चाहता था। लेकिन वक्त की नजाकत यह कहती है कि अभय को अभी तुमसे दूर रहना चाहिए। क्या यह सितम नहीं है मेरे दिल पर? तुम ऐसे क्यों आए हो मेरी जिंदगी में? काश तुम्हारे साथ ऐसी कोई अनहोनी या तकलीफ न जुड़ी होती, और इस तरह तुम मेरी बाहों में होती तो क्या मैं तुम्हें छोड़ देता? बिल्कुल नहीं, तुम्हें बेइंतहा प्यार करता, इतना कि तुम पूरी तरह से मेरी प्यार में बह जाती। तुम्हारे रग रग में मेरे प्यार का रंग छड़ा होता और मैं उस रंग को तुम पर और भी गहरा कर देता। कहते हैं इश्क लूट लेती है जिंदगी सबकी। मैं कहता हूँ मेरी महबूब में मेरी जिंदगी है। मेरा महबूब यूं सिमटा है मुझ पर की, उसकी सांसें भी मुझे दीवाना कर रही हैं। मेरी महबूब की सांसें मुझे अपनी सांसों में घुलती हुई महसूस हो रही है। क्या इस सांसों को पीने की मुझे इजाजत मिलेगी कभी? अभय कसक को देखते हुए एक शायराना अंदाज में अपने दिल की बातें कह रहा था और कसक उससे बेखबर उसकी बाहों में सो रही थी। अभय ने देखा कि धीरे धीरे करके कसक भी अपनी आंखें खोल रही है। अभय उसके चेहरे को प्यार से निहारने लगा, लेकिन जैसे ही कसक ने अपनी आंखें पूरी खोली, अभय ने अपने आंखों को बंद कर लिया। तभी कसक ने अपने हाथ को ऊपर उठाया और अभय की खड़ी नाक पर अपनी उंगली से टैप करते हुए कहा, मेरा गुड्डू, मेरा हब्बी। फिर कसक ऊपर उठकर अभय के नाक पर किस कर दी। कसक के मुंह से मेरा गुड्डू, मेरा हब्बी सुनकर अभय को बहुत गुस्सा और जलन हुई, क्योंकि कसक किसी और को मेरा हब्बी कहने की हिम्मत कर रही थी। अभय कसक को शिद्दत नजर से घूरने लगा, क्योंकि उसे कसक का किसी और के लिए हब्बी कहना बिल्कुल भी गवारा नहीं था। अभय के इस तरह देखने से कसक के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने जैसे ही अभय से कुछ कहना चाहा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि अभय उसे नहीं बल्कि कहीं और देख रहा है। तो उसने अभय की नजरों का पीछा किया और पाया कि अभय उसकी चेहरे को नहीं बल्कि समीज से, जो उसकी उभार बाहर की तरफ झांक रहे हैं, उन्हें देख रहा। कसक को ये देखकर एक शर्म सी महसूस हुई, जैसे अभय उसके अंदर ही घुस जाएगा।
अभय के इस तरह से खुद के उभारों को देखने से रोकने के लिए कसक ने अपने हाथ से अभय के चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहा, हब्बी, आप गंदे हो, उधर देखो, मुझे नहीं। अभय ने कसक के हाथ को अपने चेहरे से हटाया और उससे कहा, क्यों नहीं देखूं? तो कसक ने फिर अपना सिर नीचे कर देखा कि उसके उभार का पूरा हिस्सा ऊपर की ओर दिख रहा है, जिस पर अभी तक अभय ने ध्यान भी नहीं दिया था। लेकिन कसक को ऐसा लग रहा था कि अभय उसके उभार को ही देख रहा है। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी, जिसका नाम है डेविल्स लिटिल गर्ल। अभय के इस तरह से खुद के उभारों को देखने से रोकने के लिए कसक ने अपने हाथ से अभय के चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहा, हब्बी, आप गंदे हो, उधर देखो, मुझे नहीं। अभय ने कसक के हाथ को अपने चेहरे से हटाया और उससे कहा, क्यों नहीं देखूं? तो कसक ने फिर अपना सिर नीचे कर देखा कि उसके उभार का पूरा हिस्सा ऊपर की ओर दिख रहा है, जिस पर अभी तक अभय ने ध्यान भी नहीं दिया था। लेकिन कसक को ऐसा लग रहा था कि अभय उसके उभार को ही देख रहा है। कसक ने कहा, आप फिर से गंदी जगह देख रहे हो, आप बेड टच करोगे। कसक इतना कहने पर अभय नजर कसक के परफेक्ट साइज उभारों पर जा टिकी और उसने अपने होंठ उसके उभारों पर रखते हुए कहा, इन्हें देखना, इन्हें छूना और इन्हें चूमना मेरा हक है, इसलिए तुम मुझे रोक नहीं सकती। कहते हुए अभय कसक को लेकर पलट गया और उसके ऊपर आकर कसक के उभारों पर किस कर दिया। तो कसक ने जल्दी से अभय को अपने ऊपर से उठाते हुए कहा, गंदे हब्बी, आप गंदी जगह छू रहे हो। अभय ने अब कसक के हाथ को पकड़ा और बेड पर दबाते हुए उसकी उभार पर किस करना जारी रखा। कुछ ही पल अभय के ऐसा करने से कसक की मुंह से सिसकियां निकलने लगीं और उसने अभय को खुद से दूर करने की कोशिश भी छोड़ दी। अब अभय ने कसक के दोनों हाथों को छोड़कर उसे किस कर रहा था। उसके उभार को किस करते हुए वह उसके गर्दन तक आ गया और उन्हें चूमने लगा। अभय कसक की मखमली जिस्म के आगे अपना आप खो रहा था। अभय पूरी तरह से कसक में पिघल रहा था और कसक भी अभय के बाहों में कुछ किए बिना बस बेड पर लेटी हुई थी। अभय अभी और आगे बढ़ता कि तभी उनके दरवाजे पर धड़ धड़ की आवाज आने लगी। इतनी सुबह कौन हो सकता है, यह सोचकर अभय जल्दी से कसक के ऊपर से साइड हटा और बेड के किनारे पर रखे उसके फ्रॉक को कसक को देते हुए बोला, जल्दी से इसे पहनो और बाथरूम में जाओ। लेकिन अब भी कसक मदहोशी से भरी आंखों से अभय को देख रही थी, जिससे अभय का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कसक को छोड़कर जाने का। लेकिन हो सकता था कि कोई इमरजेंसी हो, इसीलिए उसे जाना पड़ रहा था। अभय ने फिर से उसके चेहरे को थाम कर कहा, मैंने कहा ये कपड़े पहनो और बाथरूम में जाकर ब्रश करो, भूख लगी होगी ना। कसक ने हाँ कहा और वह बेड से उठी और अपने फ्रॉक को लेकर बाथरूम में चली गई। अभय जल्दी से व्हील चेयर पर बैठा और उसने जाकर दरवाजे का डोर खोला तो उसने देखा सामने सुनैना की खड़ी है और सुनैना जी थोड़ी घबराई हुई सी नजर आ रही थी। उन्हें इस तरह घबराए हुए देखकर अभय ने उनसे कहा, मॉम, क्या हुआ है? आप इतनी घबराई हुई क्यों नजर आ रही है? अभय को देखकर सुनैना जी ने कहा, अभय, सॉरी बेटा, तुम्हें इस वक्त परेशान कर रही हूँ। फिर उन्होंने कमरे में झांक कर देखा तो कसक बेड पर नहीं थी। उन्होंने पूछा, कसक कहाँ है? अभय ने कहा, मॉम, उसे भूख लगी थी तो वो बाथरूम में फ्रेश होने गई है। सुनैना जी ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें कसक को अभी संभालना होगा। तुम्हारी बुआ दादी आ गई है और तुम्हें पता है